नमस्कार, माझ्या कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी ज्ञानदा कदम. आज कट्ट्यावरती आपण गप्पा मारणार आहोत एका बिझनेसमॅनशी. आपले पाहुणे आहेत विजयपत सिंघानिया. काही वर्षांपूर्वी देशातील टॉप 3 बिझनेसमॅनपैकी एक असलेले, 12,000 कोटींचे मालक असणारे, मुकेश अंबानींपेक्षाही उंच गगनचुंबी घरात राहणारे, टेक्स्टाईल विश्वावरती राज्य करून रेमंड आणि पार्क एव्हेन्यूचा ब्रँड जगभरात पोहोचवणारे रेमंडचे माजी चेअरमन विजयपत सिंघानिया सध्या उतार वयामध्ये काही वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अडचणींचा सामना जरूर करतात, पण या लढाईत सुद्धा आपण जिंकू असा ठाम विश्वास त्यांना वाटतो. यशस्वी व्यावसायिक असण्यासोबतच ते ओळखले जातात त्यांच्या अवकाश उड्डाणांमुळे. आपण जसे एखाद्या शहरातनं दुसऱ्या शहरात गाडीनं प्रवास करतो, तितक्याच सहजपणे ते लंडनहून स्वतः विमान उडवत भारतात यायचे. वयाच्या 67व्या वर्षी हॉट एअर बलूननं सर्वाधिक उंचीवरती उड्डाण करण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड हा त्यांच्याच नावावरती आहे. त्यांच्या आजवरच्या आयुष्यातली जवळपास 5,000 तास त्यांनी आकाशातल्या उड्डाणातच व्यतीत केलेले आहेत. भारत सरकारच्या पद्मभूषण पुरस्कारानं ते सन्मानित आहेत. त्यांनी मुंबईचं शरीफ पद सुद्धा भूषवलेलं आहे. तर रेमंडचे द कंप्लीट मॅन असलेले विजयपत सिंघानियांचा हा सगळा प्रवास आज कट्ट्याच्या माध्यमातून आपण उलगडूयात. सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है एबीपी माझा में. नमस्ते, बहुत मेहरबानी की आपके एडिटर साहब ने हमें यहाँ इनवाइट करके. खुशी ये है कि बहुत से मराठी लोग भी हमें देख पाएंगे. अनफॉर्चुनेटली मैं मराठी नहीं बोल पाता हूँ, 2-4 शब्द समझ लेता हूँ, लेकिन लोगों से बात करने का बड़ा शौक है. नहीं सर, आपकी पूरी आपका जो अभी तक का जो प्रवास है, अभी तक आपने जो किया है वो इतनी इंस्पायरिंग है. आपकी कहानी, पूरी जीवनी आपकी, और उसमें सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है वो मतलब धन दौलत आने के बाद आदमी उसको लेके सेफ रहने की कोशिश करता है. आपने कभी वो सोचा ही नहीं. आप रिस्क लेके, आप फ्लाइंग, आपका बड़ा शौक है, और आपने मतलब उसमें जो हासिल किया है वो मतलब ताजुब करने वाली बात है. ये शौक आपको फ्लाइंग का कब से था? मतलब एकदम शुरू से जब आप कॉलेज में या उस एज में थे तब से? सब फ्लाइंग मैंने 1959 में शुरू की, बट शौक, पैशन इसका काफी पहले से था. मैं सेंटा क्रूज एयरपोर्ट पे कई बार खड़े होकर देखा करता था डकोटा प्लेन लैंड करता है. एक दिन देखा तो एयर इंडिया के 6-8 बहुत सीनियर ऑफिसर्स बाहर खड़े थे. तो जब प्लेन लैंड किया तो उसमें से कौन निकला? जीआरडी टाटा. तो ये लोग भागे उनसे उनका बैग लेने को. बोले नहीं, मैं बैग उठा सकता. फिर नीचे आए तो पुरानी बिल्डिंग में एक छोटा सा काउंटर हुआ करता था. वहां उन्होंने पाव बटाटा पूरी कुछ खाया, लिया, और बैग को पाव के साथ रख लिया और खाते रहे. सब सीनियर अफसर खड़े रहे, किसी को छूने नहीं दिया लोग. मुझको उससे जीआरडी की बहुत भारी इज्जत बन गई, और फ्लाइंग का शौक धीरे धीरे बढ़ता रहा. एक हमारा दोस्त था लंदन में, अभी भी है, ब्रायन मिल्टन. उसने एक दिन माइक्रोलाइट फ्लाइट लंदन से सिडनी तक की थी, लेकिन वो बीच में समुद्र में भी गिर गया था. फिर तैर के उसको प्लेन को निकाल के फिर चालू किया. क्या लंबा किस्सा था. हमसे बोला, तुम व्हाई डोंट यू डू समथिंग? क्या क्या करूं? बोले, तुम माइक्रोलाइट लेके लंदन से बॉम्बे फ्लाई करो सोलो. तो डेव कुक नाम का एक इंजीनियर था, उसने ये माइक्रोलाइट डिजाइन किया था. तो माय फर्स्ट ग्रैंड डॉटर, पहली ग्रैंड डॉटर,
अनन्या 2.5 बरस की थी। तो वो एयरपोर्ट आई हमको सी ऑफ करने को। हमको बोली कि दादा हमको फ्लाई करा दो। हमने कहा बेटा मैं अभी वापस आता हूँ तो ले जाऊँगा। बोले नो दादा, आई नो यू वोंट कम बैक। मैंने कहा दैट्स ऑल आई नीड नाउ। तो हमारे माइक्रोलाइट फ्लाइट में कई बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक किताब मैंने लिखी थी डायरी टाइप की, एन एंजल इन द कॉकपिट। तो अनन्या की फ़ोटो हमारे डैशबोर्ड पे सामने लगी थी। शी वॉज द एंजल। भगवान की फ़ोटो पीछे थी। तो शी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरी फ्लाइट में मैं उससे बात करता था। अच्छा उसकी फ़ोटो से। अच्छा। कभी जवाब नहीं देती, चिल्लाता था जवाब क्यों नहीं देती तू, बचाओ हमको, ये क्या गड़बड़ तुमने हमको पता। तो ये सब हंगामे हुए। तो मैं टेक ऑफ के लिए रनवे पे प्लेन को खड़ा किया। मैंने कहा आई एम रेडी टू गो। तो कंट्रोल टावर का नाम था बिगिन हिल। ये एक छोटा एयरपोर्ट है साउथ ऑफ लंदन। तो वहाँ से हमारा टेक ऑफ करना था। मैंने कहा जा रहा हूँ। बोले नो नो यू हैव टू वेट। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, कैंसिल हो गया। पाकिस्तान ने परमिशन कैंसिल कर दी है, अपने को नहीं जाना होगा, अपनी जान बची। थोड़ी देर में हमने पूछा कि साहब क्यों हमको डिले कर रहे हैं। बोले नहीं वो BBC TV वाले आ रहे हैं, दे आर लेट। मर गए, जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो आके दोनों तरफ रनवे के बैठ गए। बोले ऑल राइट यू कैन गो। दैट वाज द फर्स्ट डे आई एक्चुअली टुक द फ्लाइट। वहाँ से टेक ऑफ किया, लेफ्ट टर्न किया, टर्निंग टुवर्ड्स यूरोप, गोइंग ओवर द इंग्लिश चैनल। वो ऐसा एहसास हुआ जो बताना बहुत मुश्किल है। डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी था। मैं नेक्स्ट एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा कि नहीं। 50 मील का डिस्टेंस था, बहुत होता है 50 मील। तो वहाँ पे लैंड किया रॉटरडैम में। अच्छा। तो उसका जो ऊपर का दरवाज़ा था, प्लास्टिक का फ्रेम था, वो खोला तो मेरे जो मैप थे वो सब उड़ गए। तो जितने बच्चे उधर खड़े थे सब हंस रहे थे। They were laughing at me। ये क्या बेवकूफ़ पायलट। बंद किया इंजन, भाग के गया, मैप उठा के लाया। क्योंकि उस समय कोई इतने ज़्यादा रेडियो नेविगेशन नहीं था। ज़मीन का नक्शा था, वो देख के फ्लाई करता था। अरे बाप रे। तो रास्ते में कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जो अगर बताऊंगा तो आप हंसेंगे। मैं इटली में जिनोवा करके एक जगह है, वहाँ पे लैंड किया। तो वहाँ तमाम लाइट प्लेन्स फ्लाई कर रहे थे। तो कंट्रोल टावर बोला कि संभालना, डोंट हिट समबडी। बहुत मुश्किल से लैंड किया। तो बोलता हु आर यू। आई सेड माई प्लेन इज कॉल्ड GMVBW, दैट वाज द रजिस्ट्रेशन। G फॉर ग्रेट ब्रिटेन, MVBW। जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में VT और 3। डू यू नो व्हाट VT स्टैंड्स फॉर? नहीं। Nobody knows. It stands for
विक्टोरियन टेरिटरी। आज भी वही है। आज भी वही है। मैं 3 सिविल एविएशन मिनिस्टर्स को और 2 प्राइम मिनिस्टर्स को बोल चुका हूँ कि प्लीज़ वीटी निकाल दीजिए। ये अब विक्टोरियन टेरिटरी नहीं है, ये इंडियन टेरिटरी। कोई नहीं समझता क्या होता। तो वो इमिग्रेशन वाला बोला, हु आर यू? मैंने कहा आई एम GMVBW, but we speak not in alphabets but in alphabets, not GMVBW, we say Golf Mike Victor Bravo Whiskey. He said, no. Golf Mike Victor Bravo Whiskey is dead. Who are you? I said, I am the same guy. He said, no, I've got a report that you are dead. Your plane is mentioned as some other name. I forget. मैंने कहा भैया मैं वही हूँ। वो मेरी जो औरत सब नेविगेशन कर रही थी, उसने GMVBW and some other name, 2 नेम यूज़ किए। तो वो लोग बोले कि शायद 2 फ्लाइट हैं। फ्लाइट एक ही थी। कितनी मुसीबत हुई उसको बताने को कि आई एम नॉट डेड, आई एम अलाइव, प्लीज बिलीव मी। बोला नो, आई डोंट बिलीव यू। मैं बोलने वाला था, डू यू वांट मी टू प्रूव इट? फिर मैंने कहा शायद मेरे को पकड़ के बंद कर देगा। कई बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स थे। सबसे बड़ा चैलेंजिंग कौन सा था? क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन सी। It was just close to 5 hours, and they told me you will maximum go 4.5 hours. So I was waiting for it to stop anywhere in between. तो आपने कहाँ से फ्लाई किया और आपको कहाँ पहुँचना था? उस एयरपोर्ट का नाम था सीटिया। अच्छा। SITIA। वहाँ से टेक ऑफ करके और आधे रास्ते मेरा इंजन कॉफ किया। सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना फ्यूल टैंक चेंज कर दिया। ये सब सोचने के लिए 2 सेकंड 2.5 सेकंड लगे, क्योंकि अगर इंजन बंद हो जाता, there's no way I could have started. You have to stand on the ground, put your foot on the plane and pull the cord. अच्छा। फॉर्चुनेटली बंद नहीं हुआ, तो बोल करके फिर स्टार्ट हो गया। तो लेकिन जब ऐसा होता है तो वो ऊपर से एकदम नीचे आता है जब बट कितनी देर के लिए हुआ? 1.5 सेकंड 2 सेकंड, नहीं तो इंजन टोटली बंद हो जाता। अच्छा। जब अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट पोर्ट है समुद्र के ऊपर, तो वहाँ पे उतर के मैंने देखा खोल के कि कितना पेट्रोल है। तो इतना पेट्रोल बाकी था। करीब 1 मिनट चलने का और बाकी था। अरे बाप रे। तो मैं पेट्रोल भर के कंट्रोल टावर में गया, तो वो आदमी बोलता है, हमारे लिए क्या लाए हो? हमने कहा मेरे प्लेन में एक सेव रखने की भी जगह नहीं है। तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? नहीं, पैसे निकालो कुछ। आई वॉज कैरिंग कैश, रास्ते में सब यूज़ कर। इतने नालायक लोग हैं इजिप्ट में कि मैं बता नहीं सकता। और चलते समय भी फीस धरवा ली उन्होंने। सिंघानिया सर, अभी जो सबसे चैलेंजिंग इवेंट आपके लाइफ का, जो मतलब लंदन से मुंबई आना, उसके बारे में आपने बताया, मगर
इतना बड़ा बिजनेस संभालना, उसमें भी कई चैलेंजेस आए होंगे, तो उसमें से आपको डिस्टिंक्टली कौन सा याद है कि मतलब एज अ चीफ, एज अ हेड आपको बहुत बड़ा चैलेंज आया आपके सामने? मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चैलेंजेस नहीं आए। थोड़े बहुत आए हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। और जब आदमी देखता है कि कोई सलूशन नहीं है तो कुछ न कुछ निकाल ही लेता है। क्या सड़क पे चिल्लाता फिरूं कि मुझे तकलीफ़ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, सोच के अपना काम चला लो। लेकिन सर, अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए, कामयाब बिजनेसमैन होने के लिए क्या ज़रूरी है, ऐसा लगता है आपको? मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है। खाली उंगली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसने ये गड़बड़ किया, इसने ये गड़बड़ किया। अपनी तरफ जब हम तो कई दफ़े सबको कहते हैं कि जब आप एक उंगली दिखाते हैं तो याद रखो कि 3 उंगली तुम्हारी तरफ। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो सफलता का काफ़ी कारण बन जाता है। लेकिन सर, ऐसा है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि मेहनत करने वाले बहुत लोग होते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, वो कामयाब होते ही है ऐसा नहीं है। क्या फिर ये नसीब पे छोड़ना चाहिए? क्यों नहीं होते? मतलब मेहनत करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले कामयाब होते ही है, ऐसा कई बार देखने को नहीं मिलता। जिंदगी में हर चीज़ का कोई नक्की जवाब नहीं है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, खतरनाक भी होता है, सक्सेसफुल भी होता है। तो सब, अभी आपके टीवी चैनल, सब चैनल क्या एक से हैं? सब मेहनत करते हैं, सब बहुत भारी भारी मशीनें लगा रखे हैं, सबकी टीआरपी एक ही तो नहीं है। इतनी किताबें, अभी आपको मैंने एक अश्विन सांघी की किताब दिखाई, सब किताबें तो एक सी नहीं बिकती हैं। मेरी तो जो मैंने लिखी थी वो बहुत कम बिकी, फ्यू हंड्रेड में बिकी, और अश्विन सांघी करता है वो 10 लाख 20 लाख में बिकती हैं। हालांकि मेरी किताब सब सच थी, उसकी किताब सब बोगस थी, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बिकती है। नहीं, तो आपने कहा कि मेहनत और ईमानदारी, ये जो दो बेसिक है जो आप में होने चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? धोखेबाजी, झूठ बोलना, जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं वो नहीं करें तो मेरे ख्याल से सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं। डेफिनेट कुछ नहीं है। कोई पैदा होता है और दो महीने में मर जाता है, कोई 107 बरस, 110 बरस। एक जापान में जगह है, उसका नाम है ओकिनावा, वहाँ पे एवरेज एज लोगों की 104 बरस। ऐसा क्यों? केवल एक जगह है वर्ल्ड में जहाँ पर इतनी एज लोगों की होती। तो वहाँ पे क्या खास बात है ये तो मालूम नहीं। आप जब अपने आप को देखते हैं तो आप कितना सक्सेसफुल मानते हो, और आपको जो सक्सेस मिला उसके पीछे के कारण क्या है, ऐसा अपने आप को लगता है आपको? जो चीज़ दिमाग में आ जाए
कि ये हमको करना है, उसमें अपना खून पसीना सब लगा दे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सक्सेस हो जाएगा। हमने जो चीज़ों को अपने दिल से लगाया, फ्लाइंग, उसमें सक्सेसफुल हुए। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं फ्लाइंग में मेरे पास। मिलिट्री के इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME। वो बोले हमारे पीछे के बगीचे में लैंड कीजिए। मैंने कहा इसमें क्या, लैंड कर जाएंगे। बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का डिसीजन था। वहाँ पे नाश्ता पानी किया, बोले अब आप जा सकते हैं। चारों तरफ नारियल के पेड़। तो टेक ऑफ कर रहा था। मैं अगर 2 पेड़ के बीच में से निकल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डर लगा कि बीच में जाऊंगा तो कहीं लग जाएगा। तो आई पुल्ड इट अप, आई कुडंट क्लियर द ट्रीज। पेड़ की जो झाड़ थी वो हमारे प्रोपेलर में लगी अरे बाप रे। और व्हील्स में लगी, लेकिन आई जस्ट मैनेज टू गेट आउट। अगर 1 फुट और नीचे होता आई वुड हैव बीन डेड। जब बॉम्बे आया तो मेरा इंजीनियर जब एयरक्राफ्ट को देखा, बोला साहब ये इतने इसमें पेड़ कहाँ से लगे हैं? उन्होंने कहा तुम नहीं समझोगे। मैंने JRD को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये लिखा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मैं ये फ़्लाइट करने वाला हूँ। तो 2-2.5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिला। जब जाने लगा अंदर तो उनकी सेक्रेटरी बोली देखिए साहब के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट आपको है, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। ठीक है। तो अंदर गया तो बेचारे उठ के आए अपनी कुर्सी से, शेक हैंड किया, पहले बैठिए। तो आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा साहब ये माइक्रोलाइट फ्लाई करके लंदन से बॉम्बे आऊँगा। माइक्रोलाइट? व्हाट द हेल इज़ अ माइक्रोलाइट? बताया कि साहब कागज़ का और लकड़ी का पालसा, उसका प्लेन बना है और उसको उड़ा के आप लंदन से बम्बई आएंगे। तो थोड़ी देर शांत बैठे रहे। ये लोग सब सोचते हैं कि मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ। मैंने कहा साहब आपके सामने तो मैं बहुत छोटा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बोले हमको रोज़ रिपोर्ट चाहिए सुबह तुम्हारी फ़्लाइट की, कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, क्या ख़राब। तो हम उस समय इंडियन पोस्ट पेपर निकालते थे, तो उनको मैंने अपना इंडियन पोस्ट पेपर दिया। बोले ये पेपर हमको रोज़ सुबह 10 बजे मिलना चाहिए। हाँ सब आपको मिलेगा। जिस दिन नहीं मिले वो सेक्रेटरी को बुला के चिल्लाते थे, वेयर इज़ द न्यूज़पेपर। इतना उनको इंटरेस्ट था कि हमको रोज़ खबर मिलनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। लेकिन सर आपको 2 घंटा 20 मिनट आपकी बात हो गई जी। उनकी सेक्रेटरी कई बार आई तो बोले क्या था नहीं, उसकी सेक्रेटरी समझ गई कि कुछ फ्लाइंग की बात हो रही है, नहीं तो JRD इस तरह से टाइम नहीं खराब करते। मुझको कभी भी किसी फंक्शन में मिलते तो ऐसे आके गर्दन में हाथ डालते, सब लोग देखते ये कौन बेवकूफ़ है JRD इसके गर्दन में हाथ डाले हुए। मैं जानता था, वो भी जानते थे कौन। लेकिन सर आपको फ्लाइंग का जो शौक था कि आप
मतलब आपकी इतनी बड़ी कंपनी चलाते हुए भी आप पैसेंजर फ्लाइट्स भी उड़ाते थे, ये क्यों करते थे आप? मैं बोइंग प्लेन को कैप्टन करके चलाता था प्राइवेट एयरलाइन के लिए, ईस्ट वेस्ट कमर्शियल फ्लाइट। हाँ, पहले ईस्ट वेस्ट चलाया, फिर दमानिया चलाया, फिर अलायंस चलाया, फिर सहारा चलाया। अच्छा। 4 एयरलाइन का कैप्टन हो के बोइंग प्लेन चलाया मैं। कभी कोई फ्रेंड मिल जाता था तो पीछे से चिल्लाता था, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो होस्टेस बोलती थी, डोंट डू दिस, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द प्लेन। आपने जब भी रेमंड की कमान संभाली तब आपकी उम्र क्या थी, और आपने पार्क एवेन्यू कैसे लॉन्च किया? वो एक लग्जूरियस ब्रांड है रेमंड का। 42 कंप्लीट नहीं था, 41.5, क्योंकि मैं 38 की बर्थ है और 1980 में मेरे कज़न जो रेमंड चलाते थे उनकी डेथ हो गई सडनली, सो देयर वाज नो अल्टरनेटिव बट आई हैड टू टेक ओवर। तो मतलब 41.5 उम्र थी। तो हमारी फैमिली में काफ़ी झगड़ा हुआ, कौन रेमंड चलाएगा? हमने कहा भैया हमको नहीं चलाना है, जिसको चलाना हो ले ले। तो काफ़ी, उसी समय गोपाल बाबू की डेथ हुई थी, तो हम लोग सब कानपुर गए हुए थे उनकी तिरही के लिए। तो फाइनली झगड़ा ख़त्म हुआ, तो बोले ठीक है विजयपथ चलाएंगे, क्योंकि जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स रेमंड के कानपुर गए थे वो बोले हम लोग खाली विजयपथ के अंडर में काम करेंगे, क्योंकि इनके फादर ने हम लोग को एम्प्लॉय किया था, हम और किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो फाइनली हमको बैठा दिया गया। दूसरा सवाल था पार्क एवेन्यू ब्रांड लॉन्च करने का, एक प्रीमियम ब्रांड आपने लॉन्च किया, क्यों किया, कैसे किया वो लॉन्च? ऐसा था कि हम जो फैब्रिक बनाते थे रेमंड में, जो कपड़ा बनाते थे, वो किस काम में आएगा? कोट, पतलून, बुश शर्ट, इस तरह के। तो लोगों को कैसे समझाएं, कैसे इसको इस्तेमाल करो? तो ये कंपनी 100% रेमंड की सब्सिडियरी थी, ये बनाई थी, और उसमें हम लोग बुश शर्ट, पतलून बनाते थे और पैंट्स बनाते थे। फिर बहुत बाद में जब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया तो हम लोगों ने फिर कोट बनाना शुरू किया, फिर सूट बन गया उसका। इस तरह से पार्क एवेन्यू का शुरुआत हुई और पार्क एवेन्यू बहुत पॉपुलर हो गई थी। सर, आप सिंघानिया फैमिली में बच्चों के नाम पे ये पथ जो है, अजय पथ, विजय पथ, ये मतलब क्यों है? ये मतलब सिर्फ सिंघानिया के ही मतलब फैमिली में मैं देखता हूँ कि पथ वाले नाम है। हमारी ग्रैंडमदर ने ये शुरू किया था। विजय पथ, एक्चुअली इट इज़ पति, अच्छा, मतलब विष्णु हो गया। अच्छा। लक्ष्मी का पति तो विष्णु हो गया। तो ये सब अल्टीमेटली दे आर ऑल लक्ष्मीपति। कोई लक्ष्मीपति है, विष्णु है, कोई, सब भगवान के नाम है। अच्छा। इनफैक्ट इवन माय फादर, दे वर 3 ब्रदर्स, उनके भी नाम, सब नाम में पत है। अच्छा। सबसे एल्डेस्ट थे पद्मपत, फिर सेकंड माय फादर कैलाश, मतलब वो पद्मापति, फिर कैलाशपति मतलब शंकर हो गए जी। हाँ। एंड सबसे छोटे थे लक्ष्मीपति, तो वो विष्णु हो गए। तो इस तरह से उन लोगों का रखने का
विचार था। अच्छा, सर आपका फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड कौन सा है? आपने हमेशा रेमंड के और पार्क एवेन्यू के कपड़े पहने हैं या आपका कोई फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड है? नहीं, मैंने रेमंड का बहुत कम सामान यूज़ किया, क्योंकि रेमंड का भी मैं खरीदता था, फ्री नहीं लेता था, और थोड़ा सा खोपड़ी भी खराब थी, तो हमको फॉरेन का चाहिए, हमको ये ब्रांड चाहिए, ये ब्रांड चाहिए। तो शुरू में ब्रांड का बड़ा शौक था, फिर धीरे धीरे एज यू बिकम ओल्डर सब ब्रांड ख़त्म हो जाता है। सर आप मुंबई के शरीफ भी रहे हैं, तो वो जो हाँ, अब नहीं हूँ। हाँ रहे। अब तो मैंने सब उसको अपने नालायक बेटे को दे दिया। लेकिन ये भी मुझे सवाल पूछना है कि ये जो भारत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज़ है, इन सब में ये जो फैमिली फ्यूड्स होते हैं, मतलब झगड़े होते हैं, ये क्यों? मतलब अंबानी दोनों भाइयों में उनका बंटवारा हुआ, फिर हिंदुजाज में मैंने बीच में पढ़ा था, आपके घर में भी ये सब चीज़ें होती है, मतलब क्या होता है एक पॉइंट पे? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जब दो भाइयों में झगड़ा हो तो कुछ न कुछ तो दोनों के पास रहता है। मुकेश के पास भी था, अनिल के पास भी था। इन माय केस मैंने अपनी ज़िंदगी की सब कमाई इसको दे दी। मेरे पास बहुत थोड़ा सा बचा था जिससे मैं अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ। मेरा अब कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और जो कुछ था इसने सब बंद कर दिया। तो इसमें बराबरी का कोई सवाल नहीं था। उसके पास सब कुछ था, मैंने सब कुछ दे दिया अपना। ऐसे ही उसकी पत्नी के एक सेंटेंस के ऊपर हमने एक दिन उससे कहा, नवाज़ ये काम क्यों नहीं करता है? बोली, पापा ही इज़ वेरी इनसिक्योर that you may give away everything to your elder son. तो हमने उसी दिन कागज़ पे लिख के I give everything to you दे दिया। उस दिन से ये शेर हो गया। बट शेर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमको लात मारें। तो आप क्या कहेंगे, जो सक्सेशन है ठीक तरह से हो जाए, आप क्या सलाह देंगे? मतलब अब जो आपको देख रहे हैं, बिजनेस वाले हो या बाकी भी कोई हो, आप उनको क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। मैं होप कर रहा था कि आप सवाल पूछें। मैं जितने माँ बाप हैं उनको ये सलाह दूंगा कि आपको अपने बच्चों से प्रेम है, बड़ी खुशी की बात। आप अपने बच्चों को जो देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में मत दीजिए, अपने विल में दीजिए। तो जब तक आप रहें, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, भीख नहीं मांगनी पड़े, और अपने विल में लिख दीजिए कि फ़लाने बच्चे को या इतना जाएगा, फ़लाने बच्चे को इतना। बड़ी खुशी से दीजिए, फिर वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अगर अपनी ज़िंदगी में दे देंगे तो वो प्रूफ करेगा, साबित करेगा कि मैं बॉस हूँ। आप नहीं बॉस हैं, मैं बॉस हूँ। मैं आपको जैसे आपके कमरे में बता रहा था, अमेरिका के एक बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम लिंकन। उनको किसी ने पूछा, हाउ डू यू जज ए पर्सन्स कैरेक्टर? किसी के कैरेक्टर को कैसे जानते हैं? तो उन्होंने एक शब्द में बोला, गिव हिम पावर। उसे शक्ति दे दो
सब कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। मेरे लड़के के केस में मैंने ये देखा, सब कुछ सामने आ गया। उसका जो असली रूप था वो तब तक छुपा हुआ था जब तक मैंने उसको सब कुछ नहीं दिया, लेकिन जब दे दिया सब कुछ तो सब बाहर आ गया। सर, ये कंप्लीट मैन जो है रेमंड का, ये क्या आपने दी हुई टैगलाइन है ये? वेल, एक्चुअली हमारे जो एडवर्टाइजिंग एजेंट थे उनका नाम था फ्रैंक सिमोइस। उन्होंने इसको प्लान किया था। हम लोग को सबको बहुत वो क्या आपको ध्यान में रखते, आपको देख के ये द कंप्लीट मैन रखा था? नहीं मैं कंप्लीट मैन नहीं हूँ। क्यों? आप क्यों कहते हैं ऐसा? मतलब बहुत सी कंप्लीट मैन के लिए क्या जरूरी है? ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी आज हम बोलें कि कंप्लीट मैन कौन है तो हमारे लिए ऐसा है कि गौतम बुद्ध जरूर कंप्लीट मैन था। मैं उसके बराबर नहीं हूँ। सर, आपने बहुत लंबे समय तक बिजनेस देखा है, उसमें जो बदलाव आए वो भी देखे हैं। मतलब अभी तक तो आप लगभग 5-7 साल पहले तक तो आप देखते ही थे रेमंड को। क्या बदलाव आए हैं और क्या कैसे देखते हैं अब जो चेंजेस आए हैं उसको? आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बदलाव, एक शब्द पे मैं कुछ बोलूँगा। हम लोगों की जो वैल्यूज़ थी वो सब बदल गई। हम जिसको ऑनेस्ट बोलते थे वो डिसऑनेस्ट हो गया। जिसको हम आज भी डिसऑनेस्ट बोलते हैं, आज के लोग उसको ऑनेस्ट कहते हैं। वैल्यूज़ बदल गई। सर, एक सवाल पूछना था। आपने बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन आपने द पोस्ट शुरू किया था। आपने गफ्फार खान जी की भी मुलाकात की थी, उसमें इंटरव्यू किया था उनको। मैं जब इंडियन पोस्ट चलाता था तो मैं उसमें इंटरफियर नहीं करता था, लेकिन अब जैसे फ्रंटियर गांधी आए, लोग बोले कि फ्रंटियर गांधी से मिलो, उनके बारे में लिखो, तो वो जसलोक हॉस्पिटल पलंग पे लेटे हुए थे। मैंने परमिशन मांगी तो उन्होंने अलाउ किया, तो उठ के आ गए कुर्सी पे बैठ के। हमने कहा नहीं साहब, आप लेटे रहिए। बोले मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करता। हमने कहा इसीलिए इसका नाम फ्रंटियर गांधी पर। और जब वो इतिहास की बात करते थे, मैं कितना जवाहर को बोला, सुनता नहीं था, और मोहन को बोला, वो भी नहीं सुनता था। मोहन मतलब गांधी, जवाहर मतलब जवाहर। मैंने कहा साहब आपकी उम्र कितनी है? बोलो देखो भाई, 104 तक तो गिनती किया, उसके बाद मैं भूल गया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उनकी मेमोरी अच्छी थी लास्ट तक, मतलब जब आप मिले तब तक मेमोरी। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। कई बातें मैंने पूछी उनसे उस वक्त की। खान अब्दुल गफ्फार खान, मेरी फोटो उनके साथ है। आप कभी घर पे आइएगा तो दिखाऊंगा। अच्छा। ब्रेक नंतर माझा कट्ट्यावरती तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। रेमंडचे माजी चेअरमन विजयपत सिंघानिया आज आपल्या कट्ट्यावरती आल्यात आणि त्यांचा जीवन प्रवास या कट्ट्याच्या माध्यमातून ते आपल्याला सांगतायत। या गप्पा आपण सुरू ठेवूया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पहली बार किसी सिंघानिया को मिलते हैं तो हम फिल्म के पर्दे पर मिलते हैं। जो भी सिंघानिया हो, हीरो हो या विलन हो, वो बहुत अमीर दिखाया जाता है। आपको मिलते हैं तो वो सच होता है, वास्तव में वही बात होती है। लेकिन सभी सिंघानिया अमीर होते हैं, और ये आते कहाँ से हैं सिंघानिया? जितने मारवाड़ी लोग हैं ज़्यादातर राजस्थान से आते हैं। जब राजस्थान से मारवाड़ी आए
कुछ तो यूपी गए, कुछ नागपुर गए और कुछ कलकत्ते गए। आज भी नागपुर में काफ़ी मारवाड़ी हैं, कलकत्ते में तो बहुत हैं, यूपी में भी हैं। हम एक शहर से आए हैं जिसका नाम था सिंघाना, इसलिए नाम सिंघानिया हो गया। झुंझुनू से जो आए उनका नाम झुंझुन वाला हो गया। इस तरह से बहुत से लोग खाली मारवाड़ में नहीं और भी दूसरे कम्युनिटीज़ में जहाँ से आए हैं वहाँ उस जगह के नाम पे उनका नाम पड़ गया। लेकिन कोई मिडिल क्लास भी सिंघानिया है आज? काफ़ी सिंघानिया बहुत पुअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, अमीर क्लास के तो बहुत कम हैं। सर कुछ साल पहले भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण दिया था, 3rd हाईएस्ट ऑनर जो होता है भारत सरकार का, वो आपको वो याद है? मतलब मिला, उसका फ़ोन आया, आपके फीलिंग्स क्या थे, वो याद है? मुझे याद नहीं किसका फ़ोन आया, लेकिन शायद शरद पवार का फ़ोन था। तो बोला विजय पर तुमको ये दिलवा रहा हूँ। मैंने कहा क्या दिलवा रहे हो? बोले पद्म भूषण। हमने कहा क्यों शरद, वाई यू आर ट्राइंग टू फूल मी? बोला नहीं तुम देखना क्या होता है। तो उनको पहले मालूम हो गया होगा। तो फिर हमको उन प्रेसिडेंट हाउस से आदमी आया जिस दिन देने वाले थे, उसने सब ब्रीफिंग की, आप कैसे खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, क्या कपड़े पहनेंगे और कैसे चल के प्रेसिडेंट के पास आएंगे और कैसे आपको पद्म भूषण लगाया जाएगा, फिर आप वापस जाएंगे और बेंड होके जाएंगे। वो बहुत भारी समाचार। सर हमारी जो बातें चल रही है उसमें से ये प्रतीत होता है कि आप खाने के और खिलाने के बहुत शौकीन हैं। आप स्कूल के जीवन में आपने कलेजी कभी नहीं खाई, लेकिन जब सिंघानिया बिजनेसमैन एक नाम हुआ आपका, तब आपने मुंबई के रास्ते पे कुछ चखा है? वड़ा पाव, भेलपुरी? मैं कूड़ा खाने का बहुत शौकीन। वही हमें जानना है। मैं सड़क पर कहीं भी खड़े होके कोई भी चीज़ खा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। शायद इतना बॉडी इम्यूनाइज हो गई है कि अभी कहीं भेलपूड़ी दिखती है तो ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी रोको, उतर के भेलपूड़ी खा लेता हूँ, पानी पूड़ी खा लेता हूँ, दही बटाटा पूड़ी खा लेता हूँ। मैं एक्चुअली वही पूछने वाला था कि जिनके पास पैसा नहीं होता उनको तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, घर में नौकर चाकर है, तो उनकी क्या परेशानियां हो सकती है, ये मुझे पूछना था आपसे। साहब परेशानियां डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। कोई लिखा के नहीं लाए हैं कि हमको यही होगा, यही करना होगा। आप मुझसे अभी पूछिए आपको अभी क्या चाहिए, तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक शब्द में, एक सेंटेंस में बताना बहुत मुश्किल है। सर हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, तो एक आपके लिए सरप्राइज़ है हमारी तरफ से। ऐसा है कि हमने ये आपके किसी इंटरव्यू में पढ़ा कि आप जब छोटे थे तो आप फ्लूट बजाते थे। ये किसने बताया आपको? तो पता चला हमें, तो हम आपके लिए ये अब नहीं बजा सकते। हम आपके लिए लेके आए हैं, अगर बजा सकते हैं तो बजाइए। गोपियाँ चाहिए। थैंक यू। कई गोपियाँ चाहिए इसको बजाने के लिए। कोई गोपी दिखती ही नहीं है, कभी दिख जाए। खोल दूँ इसको? नहीं नहीं,
सर, ये बांसुरी की मधुरता आपके जीवन में बनी रहे। हमारी संस्कृति और परंपरा हमें यही सिखाती है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। वो जब बुजुर्ग होते हैं तब उनका संभाल भी करना चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद आपके जीवन में ये नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिल पाया, इसीलिए शायद आप कहते हो कि मैं वो द कंप्लीट मैन नहीं हूँ। लेकिन टेक्सटाइल वर्ल्ड के लिए, फ्लाइंग लवर्स के लिए आप हमेशा वो कंप्लीट मैन ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप Thank you यहाँ पे very आए, much. हमसे बात की इसलिए। आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आत्ता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.